इस वक्त जो माशी बहरान पाकिस्तान में आया है, ऐसा तो कभी मेरा ख्याल है 65 की और 71 की जंग में भी नहीं आया होगा जो अब आ गया। और मेरी एक बहुत आला जो हमारे अभी मौजूदा वो है फाइनेंस के अंदर एक अफसर लगे हुए हैं, मेरी उनसे बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड। मैंने उनसे पूछा आपका प्लान क्या है? उन्होंने कहा जी प्लान एक तो अल्लाह मियां है, दूसरा प्लान ये है कि बस हम ये लोग तो ये रिलाई कर रहे हैं कि वॉशिंगटन और आईएमएफ जो है आईएमएफ और बीजिंग ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं करने देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में केओस और एनार्की इज टू ट्रबलसम। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका अब रिजल्ट क्या निकलने वाला है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बीच में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल लगभग क्रैश कर चुकी है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में अब आने वाले समय में एक बड़ा बहरान आने वाला है। और डिफॉल्ट के कगार पे भी आज जो पाकिस्तान खड़ा है उस पे भी चर्चा इस डिबेट में की गई है। साथ में फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान के कितने बचे हैं और आगे आने वाले समय में कितने फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान को चाहिए, और पिछली सरकारों ने इस पे क्या किया है, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मौजूद हैं हमाद अजहर साहब से, जो मुल्की इकॉनमी की सूरत हाल उसके हवाले से भी और कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया आपका बहुत हमाद अजहर साहब, आपने वक्त दिया। और सबसे पहले तो सर मैं थोड़ा इकॉनमी के हवाले से ज़रूर आपसे बात करूँगी। मिफ्ता साहब ने भी ये जिक्र किया है कि जनाब इकॉनमी के हालात बड़े ख़राब हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब भी अब बोल गए हैं कि जनाब आपने तो सिर्फ मिफ्ता को कुर्बानी का बकरा बनाया, मामलात आपसे भी सेटल नहीं हो रहे। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या वाकई इकॉनमी की सिचुएशन इतनी ख़राब है कि हम कोई डिफ़ॉल्ट की तरफ हैं? क्योंकि पेमेंट्स तो उन्होंने कर दी हैं, सागदार साहब तो कॉन्फिडेंट हैं। बहुत ज़्यादा इकॉनमी की सूरत हाल ख़राब है। जो पेमेंट्स हमने करनी है इस 50 साल के अंदर उनमें, और हमारे पास जो रिजर्व्स हैं या जो हमारे पास डॉलर्स की अरेंजमेंट है, जिसको हम कहते हैं कि जो एडजस्टेड इनफ्लोज हैं उनमें और डेट सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट्स में तकरीबन 10 अरब डॉलर से ज्यादा का फर्क है। अब ये पैसे इसी दौरान आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी काफी ज्यादा आ रहा है, 10-12 अरब डॉलर का वो आएगा, उसकी फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट भी है। तो मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल नजर आ रही है उससे कहीं ज्यादा खराब है। बहुत ज्यादा इंडस्ट्री तो बंद भी हो चुकी है, और मैं तो हैरान हूँ कि मीडिया पे इस वक्त जो इकोनॉमी पे डिस्कशन होनी चाहिए, जिस ग्रेविटी के साथ होनी चाहिए, वो तो हो नहीं रही। पीटीए के टाइम पे तो एफबीआर का एक क्वार्टर का रेवेन्यू 50 अरब से शॉर्टफॉल हो जाता था, या 1 परसेंटेज पॉइंट इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाता था, तो पूरी कैंपेन चलती थी। यहाँ पे तो मईशत पिछले 75 साल में मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि कभी भी इतने बुरे हालात नहीं हुए होंगे जो आज हालात इकोनॉमी जहाँ पे हमारी खड़ी है। कोई डायरेक्शन भी नजर नहीं आ रही कि इनके पास रोड मैप क्या है इकोनॉमी को रेस्क्यू करने के लिए। तो इस पे तो जितनी हम नवाज़ साहब, मैं इंटरव्यू सुन रही थी जाक डार साहब का, वो तो सारे आपके ऊपर ही इल्जामात लगा रहे हैं कि 4 साल में ये सारी सूरत हाल आप लोगों ने खराब की। और जो आपने ज़र मुबादला का जिक्र किया, वो तो ये कह रहे हैं कि ज़र मुबादला तो जीरो थे असल में देखा जाए तो, क्योंकि जो पड़े हुए थे रिजर्व्स वो तो सिर्फ वही थे जो मुख्तलिफ ममालिक ने पैसे रखवाए हुए होते हैं, जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे होते, बस वो पड़े होते हैं रिजर्व्स में। तो बेसिकली सिर्फ आपके पास ज़र मुबादला के ज़खायर में वही थे, इस्तेमाल के काबिल तो पैसे थे ही नहीं। ये उनका कहना है कि एक्चुअली जीरो थे रिजर्व्स। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 4 मार्च को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस टेबल होने से पहले 17 अरब डॉलर से ज्यादा के रिजर्व थे स्टेट बैंक के पास। आज भी 7.5 अरब डॉलर के करीब सिर्फ रह गए हैं। तो ये बात तो नहीं है। और किसी भी उस वक्त आलमी इदारे ने पाकिस्तान के अंदर किसी की क्राइसिस का कभी जिक्र नहीं किया, और ना कोई क्राइसिस उस वक्त था फ्रेंकली। ये तो क्राइसिस देखे ना, जब ये लोग आए इन्होंने कहा जी सारा गलती इमरान खान की है क्योंकि ऑयल पे इन्होंने सब्सिडी दे दी, चलें जी ऑयल पे सब्सिडी खत्म कर दी। फिर उन्होंने कहा जी ये सारा प्रॉब्लम है कि हम आईएमएफ के पास नहीं जा रहे, आईएमएफ की शराइत माननी पड़ेगी, बिजली गैस वगैरह महंगी करते हैं फिर ठीक हो जाएगा। ये आईएमएफ के पास चले गए, फिर ठीक नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जी ये सारा प्रॉब्लम असल में था इस्माइल साहब का, क्योंकि उनसे सही मैनेज नहीं हो रहा था। तो अब इसाक डार साहब आ गए, फिर अब इसाक डार साहब से भी नहीं मैनेज हो रहा। तो ये तो हर वक्त कोई नया बहाना तलाश कर रहे हैं। हकीकत ये है कि ये एक रडरलेस गवर्नमेंट है। और मैं जिस तरह की इनकी गुफ्तगू सुनता हूँ, पहले मिफ्ता साहब की सुनते थे हम बचगाना गुफ्तगू, अब इसाक डार साहब की जो हम गुफ्तगू सुनते हैं कि जी आईएमएफ की जरूरत नहीं है और मैं ये कर दूंगा, मैं 190 पे डॉलर ले जाऊंगा। 240 का मार्केट में डॉलर मिल नहीं रहा, 190 पे ले जाने की बातें कर रहे थे ये।
और पहले कभी कहते थे कतर से पैसे आ रहे हैं, पता नहीं वो कतर वाले पैसे किधर चले गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि इनका कोई IMF क्यों नहीं निगोशिएट कर रहा। लेकिन हमाद साहब ये फरमाइएगा कि ऐसे लग रहा है कि जैसे IMF पाकिस्तान पे एतबार नहीं कर रहा या एतमाद नहीं कर रहा, हालांकि डार साहब का आपने खुद भी जिक्र किया कि वो क्या कह रहे हैं, तो आप क्योंकि खुद भी IMF से डील करते रहे हैं, तो क्या समझते हैं डेफिसिट है कहाँ पे? देखिए, एक तो डार साहब जो है, मैं नहीं समझता कि वो एक ऐसी क्रेडिबल फिगर है, क्योंकि IMF इनसे पहले भी डील करता रहा है इनके मामला। अगर आप फिगर्स के ऊपर नीचे रहे हैं डार साहब के जमाने में, कि डार साहब का तो बहुत ज्यादा गुडविल नहीं है वहां पे। दूसरा, डार साहब की जो पॉलिसीज है जिन्हें डारनॉमिक्स कहते हैं हम, वो तो एक मजाहिया किस्म की पॉलिसीज हैं कि एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली होल्ड करना है, एक्सपोर्ट्स को तबाह करके इम्पोर्ट्स का सैलाब लेके आना है, और वो अपनी इनकी मंतक होती है जिसका दुनिया के किसी इकोनॉमिस्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता, ना उसकी थिंकिंग से कोई ताल्लुक होता है। तो ये तो एक बिल्कुल एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर रहते हैं डार साहब, और कोई संजीदा माशी माहिर जो है वो आज तक मुझे तो नजर नहीं आया जिन्होंने इनकी किसी पॉलिसी को कभी भी इंडोर्स किया। आप ये देखें कि जब तेल की कीमतें $27 तक चली गई थी 2013 से 18 के दरमियान, उस वक्त ये $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के चले गए थे डार साहब। यानी आपका जो सबसे बड़ा खर्चा है $20 अरब इस साल आपका तेल के ऊपर इम्पोर्ट बिल आता है, वो आपका कम होके बिल्कुल खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी ये करंट अकाउंट डेफिसिट का इतना बड़ा खसारा छोड़ गए थे। तो अब इस वक्त तो सुपर कमोडिटी साइकिल चल रहा है, दुनिया के अंदर कमोडिटी प्राइसेस जो है वो पीक कर रही है। तो इस वक्त ऐसे शख्स के हवाले मईशत कर देना और फिर सोचना कि शायद कोई मौजूदाती तौर के ऊपर पाकिस्तान जो है उसकी मईशत ठीक हो जाएगी। मैं आपको एक और बात तो हमने भी बड़े एक्सपेक्ट किए थे जब पहले PTI भी आई थी। खान साहब कहते थे उनके पास बड़ी टीम है कोई और उन्होंने बड़ी तैयारी कर रखी है, लेकिन जब वो आए तो इकोनॉमी के ऊपर बहुत पॉलिसीज के ऊपर तनकीद भी होती रही और बहुत बाद में जाके कुछ चीजें। लेकिन अब की बार क्या तैयारी है हमाद अजहर साहब, आपको क्या सबसे पहले तो मैं आपको ये इसका जवाब देता हूँ कि जब हम आए थे तो 2018 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उस वक्त भी डिफॉल्ट के करीब था। सबसे पहले हमने इकोनॉमी को वहां से निकाला, डिफॉल्ट से बचाया और वापस ग्रोथ पे लेके आए स्टेबलाइजेशन करने के बाद। उसके बाद कोविड के दौरान एक और माशी बहरान का हमें सामना करना पड़ा। हम बेहतरीन तरीके से उस माशी बहरान से भी निकले और 6% ग्रोथ के ऊपर मुल्क को लेके आए और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हर महीने ग्रो कर रहे थे। इस वक्त जो माशी बहरान पाकिस्तान में आया है, ऐसा तो कभी मेरा ख्याल है 65 की और 71 की जंग में भी नहीं आया होगा जो अब आ गया। और मेरी एक बहुत आला जो हमारे यहाँ भी मौजूदा वो है फाइनेंस के अंदर एक अफसर लगे हुए हैं, मेरी उनसे बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड। मैंने उनसे पूछा आपका प्लान क्या है? उन्होंने कहा जी प्लान एक तो अल्लाह मियां है, दूसरा प्लान ये है कि बस हम ये लोग तो ये रिलाई कर रहे हैं कि वॉशिंगटन और IMF जो है IMF और बीजिंग ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं करने देंगे क्योंकि पाकिस्तान में केओस और एनार्की इज टू ट्रबलसम फॉर द वर्ल्ड। तो मैंने कहा ये तो कोई माशी प्लान नहीं है ना। देखे ना, डे टू डे बेसिस पे आप ये लोग चल रहे हैं। लेकिन आपके पास है अब खान साहब, ये हम खान साहब की जो इकोनॉमिक टीम है पूरी, आप लोग बैठ के अगर कल को इलेक्शन हो जाते हैं, दोबारा गवर्नमेंट में आती है PTI, तो आप लोगों के पास अब इतना ज्यादा, जिसको आप खुद कह रहे हैं कि बिल्कुल डिफॉल्ट के करीब है और पहले से भी ज्यादा क्राइसिस है, तो इससे निकालने के लिए प्लान है या फिर दोबारा से नए सिरे से काम का आगाज हो? बिल्कुल प्लान है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मार्केट्स के अंदर कॉन्फिडेंस जो है उसका फुकदान, ये जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं मार्केट्स को शेप करने के अंदर। मार्केट्स के अंदर ये एक्सपेक्टेशन डेवलप हो चुकी है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये माशी तौर पे कंट्रोल से, इनके माशी कंट्रोल जो है इनसे बाहर हो चुका है। तो ये एक्सपेक्टेशन अब तभी चेंज होएगी जब एक मजबूत और स्ट्रांग हुकूमत जो है वो आएगी। तो 20 से 30% मसला तो आपका उससे हल होएगा कि जब आप लोगों को पता होगा, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पता होगा, मार्केट डिसीजन मेकर्स को, कि एक ऐसी हुकूमत मुल्क में मौजूद है जो अगले 5 साल के लिए मुस्तहकम है और वो एक रेस्क्यू और रिकवरी का प्लान नाफिज। दूसरी चीज ये कि हमें 3 इमरजेंसीज लगाने की जरूरत है, एक एनर्जी के ऊपर, एक एक्सपेंडिचर के ऊपर और एक अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर। हमें इन तीनों के ऊपर अब जो भी नई हुकूमत आएगी आते साथ उनको पहले 100 दिन के अंदर अंदर उनको वो इक़दामात उठाने पड़ेंगे जो शायद पिछले 10 साल में नहीं उठाए गए, और वो रिफॉर्म्स उनको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे इस इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए। अच्छा मियां साहब, ये फरमाइएगा कि अभी आपने खुद कहा कि आपको डार साहब की पॉलिसीज जो हैं उन पे तो हंसी आती है, वो पता नहीं क्या है, तो आपने जो मिफ्ता इस्माइल साहब का थोड़ा सा दौर देखा, तो आप क्या समझते हैं कि वो डार साहब से कुछ बेहतर थे? दोनों में से बेहतर कौन है आपके ख्याल में? नहीं, मैं आपको मिफ्ता साहब के दौर का भी बता देता हूँ।
देखें जी, पहले तो मिर्जा साहब आए तो एक माह वो यही फैसला नहीं कर सके कि IMF के पास जाना है कि नहीं जाना, और उस एक माह के अंदर ही आपकी सारी कैपिटल फ्लाइट हो गई थी और आपका जो सेंटिमेंट है वो तबाह हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इंपोर्ट बैन जैसी गिमिक्स लेके आ गए मार्केट में, जिसका बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ना था। हम कह रहे थे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर उसके ऊपर यू टर्न लिया, फिर एक ऐसा बजट पेश किया जिसमें सारी फिगर गलत। उसके बाद जो डॉलर की वॉलेटिलिटी आई, यानी 190 से डॉलर 240 पे कभी जा रहा है, कभी 250 पे जा रहा है, वो आ गया। तो मैं समझता हूँ कि मिस्टर इस्माइल साहब भी ये जो सारा कॉन्ड्रम अब हमारे सामने है उसमें इनका पूरा हिस्सा है। लेकिन कुछ लोग सुनने पे सुहागा, जी वो डार साहब ने आके पूरा कर दिया। अच्छा, लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं मियां साहब कि उस वक्त भी डार साहब पीछे से इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे होते थे लंदन से बैठ के भी। इसमें कोई शक नहीं। देखें, इस वक्त भी अगर आप इनकी कैबिनेट देखें तो ये एक डिवाइडेड कैबिनेट है। पहले इसाक डार साहब मिर्जा इस्माइल को अंडरमाइन कर रहे थे और उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे थे। इस वक्त आप देखें, शायद खकान अब्बासी साहब जो हैं उनका एक अलहदा ग्रुप है कैबिनेट के अंदर, और शहबाज शरीफ साहब भी सुना है इसाक